हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक के। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल है जीके एजुकॉट, जो कि कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से बनाया गया है। इसमें कंपटीशन से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। आप चाहे तो इस चैनल से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक आ जाता है यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम क्या है और ये आजकल क्यों चर्चा में है? यमुनोत्री धाम 4 धामों का एक हिस्सा है। ये 4 धाम जो है वो हिमालय में है, जो हिंदू के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसमें 3 अन्य जो है उनमें आ जाता है गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यमुनोत्री धाम जो है इसकी वार्षिक तीर्थ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। जो इन 4 धामों की जो यात्रा की जाती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है यमुनोत्री। इसकी जो यात्रा की जाती है वो मई से अक्टूबर के बीच में की जाती है। यह यमुना नदी के स्रोत के करीब स्थित है। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने खरसाली में जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक 3.38 किलोमीटर रोपवे बनाने का अनुबंध किया है। रोपवे बनाने का अनुबंध किया। कितना लंबा? 3.38 किलोमीटर। इस रोपवे से बनने से जो मौजूद समय जो लगता है वो 2 से 3 घंटे लगता है, जो सिर्फ 20 मिनट तक कर देगा। इस पर लगभग 166.82 करोड़ रुपए खर्च होने का भी अनुमान है। यह रोपवे 10,797 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाना है। यमुनोत्री जो है यमुना नदी का स्रोत है। गढ़वाल क्षेत्र में यह स्थित है। 3,291 मीटर की ऊंचाई पर है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यह पड़ता है। हनुमान चट्टी से केवल 13 किलोमीटर चढ़ाई के माध्यम से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। मंदिर कालीन पर्वत की तलहटी में है। मंदिर के बगल में पंद्रपूछ पर्वत है। तेजरी नरेश सुदर्शन शाह ने 1839 ईस्वी में इस मंदिर का यमुनोत्री का निर्माण कराया था। किसने कराया था? नरेश सुदर्शन शाह ने। बाद में एक भूकंप में मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। फिर जयपुर के महाराजा गुलराजा ने 19वीं सदी में फिर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो यह था यमुनोत्री धाम के बारे में। सेकंड टॉपिक आ जाता है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं और ये आजकल चर्चा में है। दिबांग जल विद्युत परियोजना, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी? दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। यह बहुउद्देशीय परियोजना हिमाचल प्रदेश की निचली दिबांग नदी पर चीन की सीमा के करीब स्थापित की जा रही है। खास बात यह है कि इसे पहाड़ी क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NHPC, इस कंपनी के द्वारा विकसित किया जाएगा। इसमें लगभग 2880 मेगावाट की बिजली बनाई जाएगी। इस परियोजना को 9 साल में कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। इस परियोजना में 278 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया जाएगा और इसके साथ एक भूमिगत पावर हाउस का भी निर्माण किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है। ये भी आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी है? दिबांग और लोहित। इनके ही ऑप्शन आपको क्वेश्चन पेपर में देकर पूछे जा सकते हैं कि ये परियोजना जो है किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? दिबांग नदी पर। तो बारिश के मौसम में एक साथ इन नदियों के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ ला दी जाती है, जिसके कारण असम में बुरे हालात हो जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र को उसकी बाढ़ और प्रवाह की बदलती दिशा के लिए असम का शोक भी माना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र को। दिबांग नदी जो है भारत चीन सीमा पर है, यानी कि किया दर्रे के पास से निकलती है। नेक्स्ट आ जाता है इसरो ने CE-20 यानी क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के लिए फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि आगामी चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVM-3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। क्या मतलब है?
CE-20 क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा इंजन है जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर भी काम करता है, क्योंकि स्पेस में जो सैटेलाइट छोड़ जाते हैं और रॉकेट के द्वारा छोड़ जाते हैं, और जब ये रॉकेट स्पेस में पहुंच जाते हैं वहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर होता है जहाँ पर ईंधन काम नहीं करता। तो उसके लिए इस तरह के इंजन का निर्माण किया है, इस तरह की प्रॉब्लम को भी फेस कर सकता है। आगामी चंद्रयान-3 मिशन है जिसमें इस क्रायोजेनिक इंजन को फिट किया जाएगा। किसी भी रॉकेट के 3 स्टेज होती है, जो सबसे ऊपर की स्टेज होती है उसमें इस इंजन को लगाया जाएगा। इसका परीक्षण कहाँ पर हुआ? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। ये इसरो की एक सहयोगी संगठन है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन ईंधन और ऑक्सीडाइजर का उपयोग करता है। क्रायोजेनिक का अर्थ होता है प्रक्रिया या उत्पाद जिसमें बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये था दोस्तों CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 9000 पहुंच चुकी है। जन औषधि केंद्र क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसका नाम है PMBJP, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसके तहत जो है 9082 जन औषधि केंद्र संचालित किए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक यह संख्या बढ़कर कितने होने का अनुमान है? 10,000 करने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने नवंबर 2008 में PMBJP की शुरुआत की ताकि सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्वक जेनरिक दवाई उपलब्ध कराई जा सके। जेनरिक दवाइयाँ क्या होती है? जेनरिक दवाइयाँ, मान ले कोई एक कंपनी है जिसने किसी दवा का आविष्कार किया है, किसी दवा का निर्माण किया है। अब वो कंपनी क्या करती है? उस दवाई को पेटेंट करा लेती है। इसके पेटेंट के लिए कुछ समय रहता है, तब तक उस समय तक कोई भी दूसरी कंपनी उस दवाई को ना तो उस दवाई का प्रोडक्शन कर सकती, ना उसको कॉपी कर सकती। जब उसका यह समय पूरा हो जाता है तब दूसरी कंपनियां जो है सेम दवाई का निर्माण कर सकती है। तो इन दवाइयों को बोला जाता है जेनरिक दवाइयाँ। इस पहल में भारत भर में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे जो सस्ती जेनरिक दवाओं और सर्जिकल वस्तुओं की पेशकश करते हैं, यानी एक प्रकार से मेडिकल स्टोर की तरह होंगे जहां पर आपको सस्ती जेनरिक दवाइयाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है गरवी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गरवी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है। ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित कोचों के साथ एक भारत गौरव डिलक्स एसी ट्रेन है, यानी ये पूरी तरीके से एसी ट्रेन होगी। सारे जितने भी डिब्बे इसमें रहेंगे सभी जो है एसी रहेंगे। ये IRCTC के द्वारा संचालित की गई है, जिसमें लगभग 156 पर्यटक एक साथ बैठ सकते हैं। इस ट्रेन की यात्रा रहेगी 8 दिन की। यह दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से इसकी शुरुआत होगी और गुजरात की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हुए 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। गरवी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन जो है अहमदाबाद से शुरू होकर फिर यह वडोदरा, पलिटाना, शासन, सोमनाथ, द्वारका होते हुए फिर अहमदाबाद से लौटते हुए गुजरात के विभिन्न पर्यटक आकर्षणों को कवर करेगी। यानी गुजरात के अंदर जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनको यह कवर करेगी। तो यह था गरवी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। प्रतिवर्ष जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर विश्व भर में महिलाओं की उपलब्धियों पर फोकस किया जाता है और समाज में समानता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है। इस अवसर पर विश्व भर में सरकारी और गैर सरकारी संगठन और कुछ अन्य संगठन कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1910 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने 28 फरवरी 1909 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया था। लेकिन ये 8 मार्च को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? उसका रीजन है सोवियत संघ ने 1917 ईस्वी में महिलाओं के मताधिकार के लिए, कि महिलाएं भी मत डाल सके, उनके अधिकार के लिए 8 मार्च को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। बाद में 1975 ईस्वी से इस दिवस को स्वीकृत किया गया महिला दिवस के रूप में। और बाद में 1977 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सदस्य राष्ट्रों के साथ, जो यूएनओ के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके साथ 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित करने के लिए आमंत्रित किया था और बाद में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दोस्तों समर्थ योजना। समर्थ योजना क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। समर्थ का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो टेक्सटाइल से आप समझ पा रहे होंगे ये कपड़ा उद्योग के बारे में है। समर्थ योजना जो है एक मांग संचालित और प्लेसमेंट उन्मुख छाता कौशल पहल है, जिसका उद्देश्य जो है संगठित कपड़ा उद्योग और समृद्ध क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्रदान करना है और रोजगार सृजित करना है। समर्थ योजना जो है राज्य सरकार की एजेंसियों,
कपड़ा उद्योग और उद्योग संघों और कपड़ा मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से कार्य करेगी और इसे 2024 तक लागू किया जाएगा। भारत सरकार अब समर्थ योजना के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए और अधिक उद्योग भागीदारों को जोड़ने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत लगभग 92,000 बुनकरों को और कारीगरों को रोजगार मिलते हैं। यह योजना 28 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच चुकी है। इस योजना के तहत 1.5 लाख हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो यह था समर्थ योजना के बारे में जो कपड़ा उद्योग से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आ जाता है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण भारत के द्वारा किया गया है। यह मिसाइल क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल एक प्रकार की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से क्या मतलब है? मिसाइलें 3 प्रकार की होती है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और सबसोनिक। मिसाइल की स्पीड पर इनके ये नाम रखे गए हैं। जिस मिसाइल की स्पीड 0.8 मैक होती है वो होती है सबसोनिक मिसाइल। जिस मिसाइल की जो स्पीड है 2 से 3 मैक की होती है वो होती है सुपरसोनिक मिसाइल, और जिसकी स्पीड 5 मैक की होती है वो होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी इसकी स्पीड 2 से 3 मैक की है। इसको पनडुब्बी से यानी समुद्र से, जहाज से, हवाई जहाज से, जमीन से, हर जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल गाइडेड मिसाइल है, यानी कि इस मिसाइल को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी एक बार इस मिसाइल को लॉन्च किया उसके बाद भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यह वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल को भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ के द्वारा बनाया गया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के रक्षा के लिए, भारत के डिफेंस के लिए कार्य करती है। यह मिसाइल 2 नदियों के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी। तो इन दोनों से मिलकर बना है ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट आ जाता है जीएसएम एसोसिएशन के द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत। तो जीएम एसोसिएशन ने दूरसंचार नीति और विनियमन में बेहतर प्रगति के लिए भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट आ जाता है केंद्र सरकार ने कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है? यानी STT-40 क्या है? बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, यानी एयरक्राफ्ट में जो इनिशियल फेज में ट्रेनिंग दी जाती है उस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बोला जाता है। तो केंद्र सरकार कितने एयरक्राफ्ट ये खरीदेगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 70। तो केंद्र सरकार ने देश की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 70 ऐसे बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दी है, जिसकी डील कितने की रहेगी? 6,868 करोड़ की। एक्सिस बैंक ने किस बैंक के साथ भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण किया है? तो किसका किया है? सिटी बैंक का। किसका? सिटी बैंक का। किसने किया? एक्सिस बैंक ने। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एक्सिस बैंक। फर्स्ट पे HDFC आता है, दूसरे पे ICICI आता है और थर्ड पे आता है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक का अधिग्रहण किया है, यानी सिटी बैंक को एक प्रकार से खरीद लिया है, जिसके लिए लगभग 12,325 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक को भुगतान किया है। नेक्स्ट आ जाता है नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हेकानी जाकलू। क्या नाम रहेगा? हेकानी जाकलू। तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जाकलू को 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बन गई है। जाखालू को 2023 नागालैंड विधानसभा चुनाव में दीमापुर 3 से निर्वाचन क्षेत्र से विजेता घोषित किया गया है। एनडीपी ने इस चुनाव में 25 सीटें जीती है। नेक्स्ट आ जाता है भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा श्यंतन दास। कौन? श्यंतन दास। तो श्यंतन दास भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के 11वें खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लाइव रेटिंग में 2500 का आंकड़ा पार किया है। श्यंतन दास ने 9 में से 7.5 के स्कोर के साथ काउन ओपन टाइटल अपने नाम किया। 26 वर्षीय दास ने 2017 में अपना अंतिम GM मानदंड हासिल किया था। इससे पहले विग्नेश NR देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट आ जाता है संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? यानी इस साल जो संतोष ट्रॉफी खेली गई है वो किसने जीती है? तो उसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक ने। कर्नाटक ने 54 साल का इंतजार खत्म करते हुए संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग
फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया है। कर्नाटक ने यह खिताब 5वीं बार जीता है। कितनी बार? 5वीं बार जीता है। नेक्स्ट आ जाता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने यानी शेष भारत ने किस टीम को हराकर ईरानी कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को। तो रेस्ट ऑफ इंडिया शेष भारत की टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को हराकर ईरानी कप का खिताब जीता है। फाइनल मैच में शेष भारत ने मध्य प्रदेश को 238 रनों से हराया। यह मैच कहां पर हुआ था? यह मुकाबला हुआ था ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। तो दोस्तों यह था करंट अफेयर्स 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक का। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।